गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं सुदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे और है अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी कराती है यूपीएससी के लिए। और आप लोगों को पता है कि आप इसका सब्सक्रिप्शन ले करके और इसकी तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और ये भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन तैयारी करने का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के आप बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी यूपीएससी की तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हूं मैं, मेरा नाम सुदीप कुमार। ये मेरे बारे में, ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और ये है मेरे अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। ठीक है, आप इन दोनों को फॉलो कर लेंगे। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे अनअकैडमी पे। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं जो आपको यूपीएससी की तैयारी में मदद करेंगे। ये अपकमिंग कोर्सेज है अनअकैडमी की। और दो तरीके का सब्सक्रिप्शन प्लान है, एक प्लस और एक आइकॉनिक। प्लस जो है जीएस का रेगुलर कोर्स है और इसके लिए आपको यहाँ पे पूरे जीएस के कोर्स के लिए लाइव क्लासेज, उनका टेस्ट सीरीज, पूरा अनलिमिटेड प्रैक्टिस और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक सारा चीज कवर कराया जाएगा। और इसका जो 12 महीने का यानी 1 साल का फीस है वो है 49,500 रुपए। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप, तो फीस में आपको 10% डिस्काउंट होगा और 12 महीने यानी 1 साल का फीस आपका होगा 44,550 रुपए। वहीं आप अगर 2 साल के लिए लेते हैं 2 ईयर का प्लान, तो उसका फीस है 72,000। उनके लिए है जिनको 2023 में एग्जाम देना है। बहुत ही बेहतर है 2 साल का प्लेटफॉर्म उनके लिए। ये जो फाउंडेशन, इसमें क्या है कि आप 10% डिस्काउंट मिलेगा 64,800 रुपए में। और अगर 36 महीने के यानी 3 साल का प्लान लेते हैं तो है 90,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 81,000। ये उनके लिए है जो अभी 12th में है या 12th अभी अभी पास आउट हुए हैं इसी साल, तो उनके लिए है कि वो लोग अगर अभी से यूपीएससी का प्लान कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतर। और दूसरा है आइकॉनिक। आइकॉनिक में प्लस कोर्स वाली सारी चीजें तो मिलेंगे ही, क्योंकि ये कंप्लीट रेगुलर क्लासेज होती है इसमें। उसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे आपको एक पर्सनल कोच मिलेंगे जो पर्सनली आपकी तैयारी पे ध्यान देंगे। डेली मेंस क्वेश्चन एंड राइटिंग प्रैक्टिस होगा, पूरे स्टडी प्लान के साथ तैयारी होगी, पर्सनल फीडबैक भी आपको इसमें दिया जाएगा। इसका जो 12 महीने का या 1 ईयर का जो प्लान है वो है 69,500। कोड का इस्तेमाल करेंगे, इस पे भी 10% डिस्काउंट और 1 साल का फीस होगा आपका 62,550 रुपए। 2 साल के लिए लेते हैं तो 1,07,000। कोड के इस्तेमाल करने पर 10% डिस्काउंट 96,300। 3 साल के लिए आइकॉनिक लेते हैं 3 ईयर का तो 1,41,000। कोड के इस्तेमाल का 10% डिस्काउंट 1,26,900। तो ये सारा प्लान है। उसके बाद ये ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन। आप ऑप्शनल भी यहाँ पे ले सकते हैं 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने का। 1 महीने में तो ऑप्शनल कंप्लीट होगा नहीं, मिनिमम 6 महीने चाहिए ही चाहिए। और अगर 1 साल है तो ज्यादा बेहतर है। बाकी जिन लोगों को 23-24 में एग्जाम देना है वो 2 साल और 3 साल का भी ले सकते हैं। तो 6 महीने का ऑप्शनल का फीस आपको 22,500। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसमें भी डिस्काउंट में मिलेगा और फीस होगी 20,250 रुपए। वहीं अगर 12 महीने का यानी 1 साल का आप ऑप्शनल लेते हैं तो 27,500। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 24,750। वहीं अगर 2 साल का लेते हैं 2 ईयर का 40,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 36,000। और 36 महीने का लेते हैं यानी 3 ईयर का प्लान तो 50,000 रुपए है। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 45,000 रुपए। ये सारा प्लान है, ये सारी चीजें हैं, आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में आप लोगों को पता ही है। अनअकैडमी कॉम्बैट, ये आप लोगों के लिए अनअकैडमी ने लाइव टेस्ट सीरीज शुरू किया है। लाइव टेस्ट सीरीज जिन लोगों को 2021 में प्रीलिम्स एग्जाम देना है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है और ये आप सबके लिए फ्री में है। और इसमें जो रैंकिंग होगी आपकी वो ऑल इंडिया स्तर पे होगी, जिस तरीके से यूपीएससी की होती। करना कुछ नहीं, अनअकैडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना है, वहां पे आपको सेक्शन मिलेगा एक यूपीएससी सीएससी का, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का। उसी पे आपको मिलेगा अनअकैडमी कॉम्बैट और इस पे जा करके आपको इनरोल करना है। इनरोल करते समय आपसे मांगेगा कोड, तो कोड आप डाल देंगे जो मेरा कोड है स्वदीप, SWADEEP। आप ये डाल देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप ये टेस्ट फ्री में दे सकते हैं। 45 मिनट का इस टेस्ट का टाइम होगा। 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 13 टेस्ट होंगे। अल्टरनेटिव संडे यानी हर 14 दिन पे होगा, लेकिन 14 दिन पे कब? संडे टू संडे।
संडे टू संडे, हर 14 दिन पे, हर संडे को, मतलब 14 दिन पे अल्टरनेटिव। आप लोगों को पता है कि अब 6 महीने बचे हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, तो इसके लिए क्या है, अनअकैडमी ने 28 तारीख से एक बैच शुरू किया है, तो आप इसको ज्वाइन कर लें। फिल्म जो लोग 2021 में दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही ये जरूरी है। और ये इस पे आपका प्रीलिम्स का टोटल सिलेबस कवर कराया जाएगा, टॉप एडुकेटर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज विथ एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, डाउट क्लियरिंग सेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, सब कुछ इस पे मिलेगा। 6 महीने के लिए आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में, 1 ईयर फाउंडेशन भी है इंग्लिश हिंदी दोनों में, 2 साल का फाउंडेशन भी आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो जरूर ज्वाइन करें। ज्वाइन करते समय कोड का ध्यान रखेंगे, स्वदी, तो आप ये डाल देंगे तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट जरूर में मिलेगा। उसके बाद ये है आइकॉनिक। मैंने आइकॉनिक के बारे में भी बताया था कि पर्सनल कोच मिलेंगे, मेंस टेस्ट सीरीज के एवेल्युएशन पर्सनली करेंगे, डेली मेंस आंसर राइटिंग वगैरह सब कुछ है, पर्सनली आपको ध्यान देंगे। इसका भी प्राइस आने वाले समय में हाइक होने वाला है, तो जल्द से जल्द आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लें। और ये है सोर्स जो मैं आप लोगों को मैटर लेकर के आता हूँ रोजाना सुबह 10:30 बजे। ये सारे सोर्स से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। और आज नया साल है, 1 जनवरी 2021, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों की को नए वर्ष की। इस नए साल में आपका जो भी एम हो बहुत ही बेहतर तरीके से आप पाएं और आपकी सारी मुरादें पूरी हो। आप जल्द से जल्द आप लोग जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उस सिलेक्शन पाएं और ये सारी चीजें, और इसके साथ मन लगा के पढ़िए, मेहनत करिए, चीजों को देखिए, समझिए और नए साल में अपने भविष्य को सफल बनाइए। इसमें हम लोग पढ़ते हैं रोजाना कुछ डेली न्यूज, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, आरएसटीवी एलएसटीवी के डिबेट के बारे में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, आज 4-5 टॉपिक ही हैं डेली न्यूज के। क्या है? पहला है, एक सेकंड, कि लद्दाख में मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना। ये दूसरा है, शोधकर्ताओं द्वारा बहरापन के इलाज हेतु एक जीन थेरेपी की खोज की गई है। तीसरा है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के बारे में क्यों चर्चा में देखेंगे। चौथा है, मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थों एवं दवाओं में मिलावट को रोकने हेतु एक अध्यादेश पारित किया गया है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक एक करके देखते हुए चलेंगे क्या क्या चीजें हैं। आज नए साल की शुरुआत है, ये सब सारा कुछ पढ़ते हुए। तो देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से। पहला टॉपिक है हमारा कि लद्दाख में मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना। ठीक, लद्दाख आप लोगों को पता ही है कि हमारा यूनियन टेरिटरी बना है अभी नया, और वहां पे मौसम से संबंधित जानकारी के लिए एक विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है अभी, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने किया है। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है, बहुत ही आसान में है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए, किसके संबंधी? मौसम के संबंधी जानकारी देने के लिए केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने एक मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने एक मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए। और उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्राकृतिक खतरों और आपदाओं, भूसामरिक महत्व, कठोर वातावरण, बदलती जलवायु को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लेह में इस अत्याधुनिक मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की है। तो ये लेह में हुआ है, और क्यों किया गया है? जो बहुत सारे प्राकृतिक खतरे हैं, जो आपदाएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कि मौसम बहुत खराब है, जलवायु बदल रहा है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लद्दाख में वहां पे एक जगह है लेह, वहां पे अत्याधुनिक मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है और इसका उद्घाटन अभी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया है। क्या क्या बात इसमें कह रहा है, क्या पृष्ठभूमि है, ये देखिए कि लद्दाख क्षेत्र में ऊंचे ढलान वाले पहाड़ है, बहुत पहाड़ी एरिया है लद्दाख। आप लोग में से बहुत से लोग गए भी होंगे और नहीं भी गए होंगे तो जानते जरूर होंगे कि पहाड़ी एरिया, ऊंचे ढलान वाले पहाड़ है। यहाँ कोई भी वनस्पति नहीं है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति इस क्षेत्र को विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक खतरों के लिहाज से काफी असुरक्षित और खतरनाक बनाता है, क्योंकि वहां पे कोई भी वनस्पति नहीं है और पहाड़ पे है और वहां पे बर्फ ज्यादा पड़ती है।
तो वहां पे बहुत सारे प्राकृतिक खतरे हो सकते हैं और इसी लिहाज से वहां पे मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। उदाहरण के लिए ढीली मिट्टी तथा मलबा, इस क्षेत्र में बादल फटने की घटना 2010 में, यहां बादल फटा भी था 2010 में। क्या है कि कौन कौन सी वहां घटनाएं हो सकती हैं वनस्पति नहीं होने के कारण या और भी जो वहां पे प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। ढीली मिट्टी है वहां की यानी मलबा, और बादल फटने की घटना, बाढ़, हिमस्खलन और ग्लेशियर पिघलने से नदी एवं झीलों में अनियंत्रित पानी आ जाना इत्यादि। ये सब वहां पे प्राकृतिक घटनाएं हैं। इन्हीं खतरों को जानने और समझने के लिए वहां पे मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। और भविष्य में ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सरकार को वर्ष 2020 में लेह में एक मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित करने की जरूरत महसूस हुई, इसी वजह से। ठीक है। और इस केंद्र की स्थापना लद्दाख क्षेत्र में मौसम संबंधी कोई भी सूचना अथवा चेतावनी को समय से पूर्व लोगों तक पहुंचाने की प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है कि अगर मौसम विज्ञान केंद्र जब बन जाएगा तो समय से पूर्व लोगों को सूचनाएं पहुंच जाएंगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब लद्दाख में जो स्थापित होने वाला मौसम विज्ञान केंद्र है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए क्या है महत्वपूर्ण पॉइंट कि जो लद्दाख में स्थापित होने वाला मौसम विज्ञान केंद्र है उसके बारे में, कि लद्दाख में स्थापित यह मौसम विज्ञान केंद्र समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है एवं यह भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र भी है। या अगर कभी यह आए कि भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थापित मौसम विज्ञान केंद्र कहां है तो लद्दाख, ध्यान में रखेंगे। और इस मौसम विज्ञान केंद्र का संचालन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है। और इस केंद्र से IMD संख्यात्मक मॉडल के आधार पर शहर विशिष्ट पूर्वानुमान भी जारी करेगा। जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है वही इसकी स्थापना कर रहा है। और यह मौसम विज्ञान केंद्र स्थानीय मौसम का पूर्वानुमान प्रदान करेगा, मतलब IMD, और लद्दाख जैसे विषम उच्चावच वाले क्षेत्र के लिए मौसम संबंधी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को और भी मजबूत होगा। और यह लद्दाख के 2 जिलों लेह और कारगिल के लिए लघु समयांतराल यानी 3 दिन, मध्यम समयांतराल यानी 12 दिन और लंबा समयांतराल यानी 1 महीने का पूर्वानुमान प्रदान करेगा। और ये 3 तरीके से करेगा, जो छोटा, मध्यम और बड़ा। तो छोटे में क्या होगा कि 3 दिन के लिए होगा, और जो मध्यम होगा उसमें 12 दिन के बारे में बताया जाएगा, जो बड़ा होगा उसमें पूरे 1 महीने का मौसम का पूर्वानुमान पहले से ही बताया जाएगा कि ऐसे संभावित चीजें हो सकती हैं मौसम में। यह केंद्र नुब्रा, चांगथांग, पैगोंग झील, जास्कर, कारगिल, द्रास, थाबाइमा, आर्यन घाटी, खलसी जैसे पर्यटन क्षेत्रों के संबंध में भी मौसम पूर्वानुमान प्रदान करेगा। इन सब क्षेत्रों के बारे में भी ये बताएगा, सारी चीजें हैं। तो पूरे लद्दाख ये ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है, इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं जैसे कि राजमार्ग का पूर्वानुमान, पर्वतारोहण के लिए पूर्वानुमान, ट्रैकिंग, कृषि, बाढ़ चेतावनी, तेज हवाओं की जानकारी, कम और उच्च तापमान आदि की सूचनाएं भी इसके द्वारा प्राप्त की जा सकेंगी, जो लद्दाख में मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है इससे। अब ये IMD स्थापित कर रहा है लद्दाख में मौसम विज्ञान केंद्र को, तो IMD के बारे में जान लीजिए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या कह रहा है ये देखिए, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के मौसम और जलवायु का अध्ययन करने के लिए 1785 में कलकत्ता और 1796 में मद्रास में ऐसे स्टेशन स्थापित किए थे। 1785 में कलकत्ता में और 1796 में मद्रास में ऐसे स्टेशनों की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय पे की थी। और 1864 में कलकत्ता में एक विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात और इसके बाद 1866 और 71 में भयंकर सूखे के बाद तत्कालीन भारत सरकार ने वर्ष 1875 में कलकत्ता में भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की। 1785 से 1796 में था, लेकिन जब 1864 में कलकत्ता में एक बहुत भयंकर चक्रवात आया था और फिर 1866 और 71 का दौर जो भयंकर सूखे का दौर था, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा मॉडर्न इंडिया में, तो ये सब जो दौर था, तो उसके बाद फिर भारत सरकार ने उस समय जो भारत में सरकार थी, मतलब ब्रिटिश सरकार ही थी लेकिन भारत में थी, तो उसने 1875 में क्या किया
कि कलकत्ता में भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में की गई और भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय बाद में शिमला, फिर पुणे और अंत में नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया। पहले जब इसका मुख्यालय था उसको शिमला में बनाया गया, फिर उस समय पुणे जो अब पुणे है वहां पे किया गया, उसके बाद फिर अभी इसको दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया है। और यह देश की राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा और मौसम विज्ञान और संबंध विषयों से संबंधित सभी मामलों में प्रमुख सरकारी एजेंसी है। कौन? IMD। ये देश के पूरे मौसम विज्ञान से संबंधित सभी विषयों की जानकारी देता है और इसके द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। कौन कौन से? कि मौसम संबंधी प्रेक्षणों को लेना और मौसम से प्रभावित होने वाली गतिविधियों जैसे कृषि, सिंचाई, जहाजरानी, विमानन, अपतटीय खनिज तेल की खोज आदि के श्रेष्ठतम संचालन के लिए मौसम की वर्तमान और पूर्वानुमान संबंधी जानकारी प्राप्त करना। मतलब वर्तमान जानकारी क्या है मौसम की और पूर्वानुमान लगाना का आगे क्या हो सकता है इन सब क्षेत्रों में, जैसे कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, जहाजरानी यानी जो पानी के जहाज से जो काम किए जाते हैं उसमें, और मतलब समुद्र तटों पे, विमानन, हवाई जहाज, अपतटीय खनिज तेल की खोज इत्यादि इन सब चीजों पे ये इसकी वर्तमान और पूर्वानुमान सारी जानकारी ये उपलब्ध कराता है। और इसके अलावा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, काल बैसाखी, धूल भरी आंधी, भारी वर्षा और बर्फ, शीत और उष्ण लहर आदि जैसी गंभीर मौसमी परिघटनाओं की चेतावनी देता है जो जीवन और संपत्ति के विनाश के कारण बनते हैं। और कृषि, जल संसाधन प्रबंधन, उद्योगों, खनिज तेल अन्वेषण खनिज तेल की खोज और अन्य राष्ट्र निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए आवश्यक मौसम संबंधी ये आंकड़े भी प्रदान करता है। बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है, बहुत ही आसान शब्दों में, ध्यान से बस पढ़ते चलिए। मौसम विज्ञान और संबद्ध विषयों में अनुसंधान को संचालित करना और बढ़ावा देना, ये सब IMD के कार्य है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के। और भूकंपों के स्थान और केंद्र बिंदु का पता लगाना और उनका पता लगाने और विकास परियोजनाओं के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में भूकंपीयता का मूल्यांकन करना, ये सारे कार्य किसके हैं? IMD के हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बारे में। ठीक है, तो ये था आज का, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। शोधकर्ताओं द्वारा बहरापन के इलाज हेतु एक जीन थेरेपी की खोज की गई है। ठीक है, और क्या कहा गया कि एक यूनिवर्सिटी है तेल अवीव यूनिवर्सिटी, और इसके बारे में भारत के बाहर है, ईरान में है। तो वहां पे बहरेपन के इलाज के लिए एक जीन थेरेपी खोजी गई है, उसके बारे में देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में तेल अवीव यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बहरेपन के इलाज हेतु अभिनव उपचार के रूप में नए जीन थेरेपी को विकसित किया है। ध्यान में रखेंगे। और जो तेल अवीव यूनिवर्सिटी है कि शोधकर्ताओं द्वारा विकसित इस नए जीन थेरेपी में बहरेपन के इलाज हेतु आंतरिक कान की कोशिकाओं में आनुवांशिकी सामग्री या जेनेटिक मटेरियल को पहुंचाया जाता है। तो क्या किया जाता है? जो आंतरिक कान का भाग है उसमें जेनेटिक मटेरियल को पहुंचाया जाता है इस इलाज के लिए। कैसे होता है आगे देखते चलिए। यह जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक दोष को प्रतिस्थापित करता है और कोशिकाओं को सामान्य रूप से कार्य करने में पुनः सक्षम बनाता है। मान लीजिए किसी को बहरेपन का आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक यानी उसके खानदान में वो चला आ रहा है पहले से, उसके वंश द्वारा, जैसे दादा से, बाप में, बाप से, इस तरीके से इसको आनुवांशिक कहते हैं। तो अगर आनुवांशिक दोष है उसमें क्या होगा कि जो जेनेटिक मटेरियल डाला जाएगा, आनुवांशिक सामग्री, कोई दूसरा जेनेटिक मटेरियल डाला जाएगा उसके कान की कोशिकाओं में जो उसको सामान्य रूप से काम करने में सक्षम बनाएगा। एक हुआ है, देखिए क्या है इसमें, क्या क्या चीजें कह रहा है कि तेल अवीव यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कई चूहों पर अपना यह शोध किया है। और आप लोगों को पता है कोई भी शोध होता है तो सबसे पहले जानवर पे किया जाता है, चूहों इत्यादि पे, तो ये चूहों पे किया गया है। और इस जीन थेरेपी से वैज्ञानिक उन चूहों में सुनने की क्षमता की क्रमिक गिरावट को रोकने में सक्षम थे जिसमें आनुवांशिक उत्परिवर्तन के कारण बहरेपन की समस्या उत्पन्न हुई थी।
और गौरतलब है कि आनुवांशिक उत्परिवर्तन को जीव विज्ञान में डीएनए अनुक्रम में किसी भी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में है। और वैज्ञानिकों ने के इस शोध से उन बच्चों के इलाज में मदद मिलेगी जिनमें आनुवांशिक बहरेपन के लक्षण होते हैं, अर्थात उनकी सुनने की क्षमता में आनुवांशिक उत्परिवर्तन के कारण प्रभावित होता है, जो अंततः बहरेपन का कारण बनता है। तो ये सारी चीजें इसमें मदद में मिलेंगी। क्या होता है बहरापन? डिफेंसेस क्या है, क्या होता है, ये देखिए। बहरापन होता क्या है? बहरापन आमतौर पर आंतरिक कान या तंत्रिका क्षति का परिणाम है। जो अंदर के कान वहां की कोशिकाएं या तंत्रिका नर्व जो है वो अगर खराब हो जाते हैं तो यह जन्मजात दोष से होता है, मतलब पैदा होती है, आनुवांशिक बीमारी है, चोट लगने के कारण या कोई बीमारी है उस वजह से हो सकता है कान में, कुछ दवाइयों की वजह से अगर दवा रिएक्शन कर दे, या कुछ चीजें, या तेज आवाज के संपर्क में आने से, या उम्र आदि के कारण, बढ़ते उम्र आदि के कारण ये बहरापन हो सकता है। बहरेपन का मुख्य लक्षण ध्वनि सुनने में असमर्थता है, कि आपको कोई भी आवाज नहीं सुनाई देगी, आप लोगों को पता ही होगा। और बहरापन दुनिया भर में सबसे आम संवेदी विकलांगता है, आम है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज दुनिया भर में लगभग आधा बिलियन लोग सुनने की समस्या से पीड़ित है, और आने वाले दशकों में यह आंकड़ा दोगुना होने की भी उम्मीद है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान में रखेंगे कि हर 200 में से एक बच्चा श्रवण दोष के साथ पैदा होता है, बहरेपन के साथ 200 में से एक, और हर 1000 में से एक बच्चा बहरा पैदा होता है। श्रवण दोष मतलब कुछ समस्याएं हैं, सुनाई नहीं देता, और बहरा मतलब बिल्कुल नहीं सुन सकता। और इनमें से लगभग आधे मामलों में आनुवांशिकी उत्परिवर्तन के कारण ही बहरापन होता है, आनुवांशिकी। और वर्तमान में वंशानुगत बहरेपन से जुड़े लगभग 100 जीन्स हैं, ठीक है, 100 जीन अवेलेबल है वंशानुगत बहरेपन से जुड़े हुए। और क्या होती है जीन थेरेपी? ये जो अभी तेल अवीव यूनिवर्सिटी ने जीन थेरेपी की है, क्या होती है ये देखिए। जीन थेरेपी में सामान्य तौर पर चिकित्सकीय उपयोग के लिए जीन को संशोधित या जीन में रूपांतरण करके जीवित कोशिकाओं के जैविक गुणों को बदला जाता है। और चिकित्सा जगत में जीन थेरेपी एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी व्यक्ति के इलाज के लिए जीन में रूपांतरण या संशोधन किया जाता है, और जीन थेरेपी को कई तरीकों से संपन्न किया जा सकता है। क्या कह रहा है कि ऐसी तकनीक है जिसमें किसी व्यक्ति के इलाज के लिए जीन में रूपांतरण या संशोधन किया जाएगा तभी होगा, और ये कई तरीकों से बीमारी पैदा करने वाले जीन की जगह जीन की एक स्वस्थ प्रति को स्थापित करना। जो भी कान में जो जीन है जो बीमारी उत्पन्न कर रही है इस टाइप की, उसके जगह पे एक स्वस्थ जीन को वहां पे स्थापित कर देना। और ऐसे जीन जो ठीक से काम नहीं कर पाने के कारण बीमारी उत्पन्न कर रहे हैं, उन जीन को निष्क्रिय कर देना, को एक्टिव ना रहे, और एक बीमारी का इलाज करने में शरीर में एक नया या संशोधित जीन को स्थापित करना। तो ये सारी चीजें हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी के बारे में हम लोग देखेंगे। क्यों चर्चा में आया आईटीबीपी, ये पढ़ते हुए चलिए। आईटीबीपी क्या कह रहा है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ठीक है, इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। क्या है ये देखिए कि महानिदेशक एस देसवाल ने, इसके महानिदेशक हैं एस देसवाल ने 9 वर्ष के बधाई संदेश में कहा है कि जल्द ही आईटीबीपी को नया मुख्यालय मिल जाएगा। आईटीबीपी का नया मुख्यालय अभी बनने वाला है, और ये अभी आईटीबीपी के महानिदेशक ने इस नए साल में ये बात उनको बताई है। और भारत सरकार ने कुछ दिनों पूर्व मथुरा रोड नई दिल्ली में आईटीबीपी बल मुख्यालय भवन के लिए भूमि का आवंटन में किया है। और इंडियन गवर्नमेंट ने मथुरा रोड पे, नई दिल्ली में ही है, मथुरा रोड पे आईटीबीपी बल के मुख्यालय के लिए एक भूमि को भी उसके लिए आवंटित किया है। और जल्द ही आईटीबीपी के मुख्यालय भवन के निर्माण का कार्य भी अब शुरू होने वाला है, तो ध्यान में रखेंगे। और आईटीबीपी के मुख्यालय भवन के बनाने के बाद आईटीबीपी बल की सभी शाखाएं
एक ही भवन से कार्य कर सकेंगी। और आईटीबीपी का मुख्यालय बन जाएगा तो आईटीबीपी की जितनी भी शाखाएं हैं वो सब वहीं से कार्य करेंगी। और उल्लेखनीय है कि चीन से लगने वाली सीमाओं की सुरक्षा के साथ आईटीबीपी ने इस वर्ष कोविड-19 महामारी में महत्वपूर्ण योगदान के अलावा फिट इंडिया मिशन में भी अपनी अग्रणी भूमिका को निभाया है। तो ये सब आईटीबीपी के बारे में खास बात है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे आईटीबीपी तो हमने पढ़ा वो उनके भवन के बारे में। अब यहाँ पे आप देखिए आईटीबीपी के बारे में क्या खास कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, ठीक है, सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की 1962 में स्थापना की गई थी और वर्तमान में इस बल को लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के मध्य में तैनात किया जाता है। ध्यान में रखेंगे इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह बल भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ध्यान में रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब सीएपीएफ के अंतर्गत भी आता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो क्या है सीएपीएफ, इसके बारे में देख लीजिए। सीएपीएफ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ का गठन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत किया गया है। सीएपीएफ भी गृह मंत्रालय के तहत आता है और वर्तमान में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अंतर्गत 5 बल आते हैं। एक है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, दूसरा है सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, तीसरा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, चौथा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, पांचवा है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अंतर्गत आने वाले बल में दंगा नियंत्रण, सीमाई सुरक्षा, उग्रवाद, आपदा राहत आदि कार्यों को प्रमुख तौर पर करते हैं। ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल वाले सीएपीएफ, ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थों एवं दवाओं में मिलावट को रोकने हेतु एक अध्यादेश पारित किया गया है। इसके बारे में देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो खाद्य पदार्थ है खाने के या जो दवा है उनमें मिलावट को रोकने के लिए एक अध्यादेश एक्ट पारित किया गया। क्या है ये देखिए कि हाल ही में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने एक अध्यादेश दंड विधि अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी, जिसमें राज्य में खाद्य पदार्थों एवं दवाओं के मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। जो लोग पकड़े जाएंगे खाद्य पदार्थों या दवाओं में मिलावट करने के उसमें, तो उनको आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। इस अध्यादेश के तहत यह अध्यादेश पारित हुआ है, तो ध्यान में रखेंगे। क्या है इसकी पृष्ठभूमि, ये देखिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार खाद्य पदार्थों एवं दवाओं में मिलावट एक दंडनीय अपराध होने के बावजूद खाद्य पदार्थों और दवाओं में मिलावट की खबरें लगातार आ रही हैं, ठीक है। और कोरोना वायरस रोगियों और वैक्सीन के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्लाज्मा में भी मिलावट की खबरें आई हैं। तो इन सब वजहों से वहां पे पारित हुआ है, इसलिए राज्य में इस संबंध में एक सख्त कानून की आवश्यकता थी, जो भी मध्य प्रदेश ने पारित कर दिया। और मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश में मिलावट की प्रथा को अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो या दवा हो। अब जो नया अध्यादेश बना है इसके लिए क्या नाम है इसका कि दंड विधि मध्य प्रदेश संशोधन अध्यादेश, यानी दंड विधि अध्यादेश 2020 मध्य प्रदेश का है से ये अध्यादेश बना है। तो इसके क्या क्या प्रमुख बिंदु हैं ये देखिए कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में दंड विधि मध्य प्रदेश संशोधन अध्यादेश 2020 पेनल लॉ मध्य प्रदेश अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 को मंजूरी दी गई है। अभी हाल ही में दिया गया है, 1-2 दिन पहले। और इस अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। वहां की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, तो उनके पास भेज दिया गया इसकी स्वीकृति के लिए। और इस अध्यादेश में मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थों एवं दवाओं में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है, जो भी मिलावट करेंगे। और क्या क्या है इस अध्यादेश में कि मध्य प्रदेश राज्य की मंत्रिमंडल ने 12 अध्यादेशों को अनुमति दी है। इनमें से एक दंड विधि अध्यादेश 2020 है। इसके अलावा 11 और अध्यादेश पारित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त
धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित भी अध्यादेश को मंजूरी दी गई है अभी। और दंड विधि मध्य प्रदेश अध्यादेश 2020 में प्रत्यक्ष तौर पर मिलावट करने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा, न कि व्यापारियों को दंडित किया जाएगा। इसमें उनको दंडित किया जाएगा जो प्रत्यक्ष तौर से इसमें मिलावट करते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे क्या कह रहा है। और क्या कह रहा है इसमें कि इस अध्यादेश के माध्यम से भारतीय दंड संहिता की धारा 272, 273, 274, 275, 276 यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित में 6 महीने के कारावास और 1000 रुपए तक के जुर्माने को बदलने के लिए संशोधन किया गया है, आजीवन कारावास की सजा के लिए। क्या होती है खाद्य पदार्थ में मिलावट, ये देखिए क्या मिलावट होती है खाद्य पदार्थ में कि सामान्य रूप से किसी खाद्य पदार्थ में किसी बाहरी तत्व को मिला दिया जाए या उसमें कोई मूल्यवान पोषक तत्व उससे निकाल लिया जाए या भोज्य पदार्थ को अनुचित ढंग से संग्रहित किया जाए तो उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इसलिए उस खाद्य सामग्री या भोज्य पदार्थ को मिलावट युक्त कहा जाता है। और आज हालात यह है कि बाजार में उपलब्ध खाद्य पदार्थों में मिलावट का संशय बना रहता है, जैसे दालें, अनाज, दूध, मसाले, घी से लेकर सब्जी व फल तक कोई भी खाद्य पदार्थ मिलावट से अछूता नहीं रहा है। तो ये सारी चीजों में मिलावट है, इसी वजह से मध्य प्रदेश में पास हुआ। अब खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव क्या होते हैं, जैसे मिलावट होता है तो उससे क्या नुकसान है लोगों को। वर्तमान समय में स्वार्थी उत्पादक एवं व्यापारियों के द्वारा, जो स्वार्थी लोग हैं उनके द्वारा अत्यधिक लाभ के लिए खाद्य सामग्री में अनेक सस्ते अवयवों की मिलावट कर रहे हैं, जिससे न केवल हमें आवश्यक पोषक तत्व की आपूर्ति बाधित होती है, मतलब हमें अच्छा पोषक तत्व नहीं मिलता, बल्कि कई हानिकारक तत्वों या रसायनों से हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है, जिससे शारीरिक विकार उत्पन्न होने से आशंका बढ़ जाती है। खाद्य अपमिश्रण से, उसमें मिलावट से क्या हो सकता है, आंखों की रोशनी जा सकती है, हृदय संबंधी रोग हो सकते हैं, लीवर खराब हो सकता है, कुष्ठ रोग हो सकते हैं, आहार तंत्र के रोग हो सकते हैं, पक्षाघात व कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती है। तो इन चीजों का आप लोग ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में फूड पॉइजनिंग के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, ये सब मिलावट के कारण होता है। और खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने हेतु कुछ प्रयास किए गए हैं। क्या, एक एक्ट बनाया गया है भारत में भी, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम PFA एक्ट 1954 भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास है। भारत सरकार द्वारा खाद्य सामग्री की मिलावट की रोकथाम तथा उपभोक्ताओं को शुद्ध आहार उपलब्ध कराने के लिए यह अधिनियम लागू किया गया और उपभोक्ताओं के लिए शुद्ध खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ही जिम्मेदारी है। ये एक्ट है इनके लिए भारत में, ये भी ध्यान में रखेंगे। फूड एंड ड्रग नामक एक आयोग भी बनाया गया है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने हेतु इस पहल की शुरुआत की गई है। जहां शहरों में म्युनिसिपल अधिकारी यह कानून लागू करते हैं, वही गांव में राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क फूड इंस्पेक्टर यह काम करते हैं। और फूड इंस्पेक्टर का काम होता है कि वह सभी दुकानों और खाने के सामान आदि की दुकानों में जाए और वहां बिकने वाले खाने की चीजों की गुणवत्ता की जांच करे। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के बारे में देखिए कि केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानव अधिनियम 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का भी इसके लिए गठन किया है। और FSSAI मानव भोग के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम करता है। इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भी आया था और इसके तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की स्थापना की गई है, जो उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और संस्थान की शिकायतों की जांच करेगी। यदि कोई उत्पाद या सेवा में दोष पाया जाता है तो उत्पाद निर्माता, विक्रेता या सेवा प्रदाता को क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार भी माना जाएगा। तो ये सारे प्लान जरूर ध्यान में रखेंगे। ये जो आज हमने टॉपिक पढ़ाया, इससे जुड़े हुए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या है। आप लोग लाइव है लेकिन आप लोग अपना ध्यान में सोचिएगा। क्या है पहला कि बहरापन निम्नलिखित में से बहरापन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
बहरापन आमतौर पर आंतरिक कान या तंत्रिका क्षति का परिणाम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्तमान में वंशानुगत बहरेपन से जुड़े लगभग 100 जीन हैं। निम्नलिखित में से उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक व दो, न तो एक न ही दो। क्या होगा? अभी हमने बहरापन के बारे में पढ़ा, बताइए। देखिए इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। कैसे होगा सी? क्योंकि अभी हमने दोनों चीजें पढ़ी, ये दोनों सही है कि बहरापन आमतौर पर आंतरिक कान या तंत्रिका क्षति का परिणाम है और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार वर्तमान में वंशानुगत बहरेपन से जुड़े 100 जीन्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों सही है, अभी हमने पढ़ा भी है, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, अभी हमने टॉपिक पढ़ाई है, तो आप लोग एक्सप्लेनेशन इसके बारे में खुद से देख लेंगे। अगला है हमारा कि खाद्य पदार्थ में मिलावट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्य रूप से किसी खाद्य पदार्थ में कोई बाहरी तत्व मिला दिया जाए या उसमें कोई मूल्यवान पोषक तत्व निकाल लिया जाए तो उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इसे ही खाद्य पदार्थ में मिलावट की संज्ञा दी जाती है। खाद्य पदार्थ में मिलावट को रोकने हेतु भारत सरकार ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का गठन किया है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक व दो, न तो एक न ही दो। इसमें भी बताइए आप लोग। इसका भी आंसर होगा सी, यानी एक व दो दोनों। इसमें भी दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों। अभी अभी जस्ट ये हमने पढ़ा आर्टिकल, तो ये ध्यान में रखेंगे। इसका भी एक्सप्लेनेशन है, सारा आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्या कह रहा है। अगला सवाल है इसमें, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा आंसर है? इसका सही आंसर है ए, गृह मंत्रालय। हमने अभी पढ़ा था, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में सारा डिटेल दिया है, आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। इन दोनों को आप लोग जरूर फॉलो कर लें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आज नया साल है तो मन लगा के पढ़िए, आज थोड़ा एंजॉय भी करिए, पढ़िए, लिखिए और नए साल को बेहतर बनाइए। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इसकी। और कल फिर हम लोग मिलेंगे अपने इसी क्लास पे 10:30 बजे 10:30 AM पे। ठीक है, और अभी 1 बजे हम लोग इंडियन पॉलिटी पे भी मिलेंगे। तो चलिए फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।